शुरू करें। हाज़िर सामईन आदाब। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े की जानिब से उनके ज़ेर एहतमाम ये हफ्तावार नशिस्त जो कि कभी तनकीदी होती है और कभी शेरी, कभी तहरीकी, तो इसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये मुलाज़मा है जो नस्वी नज़्म का मुलाज़मा है। और नस्वी नज़्म जिसकी उर्दू दुनिया में इब्तिदा इसी शहर कराची से हुई और वो कमर जमील साहब, अहमद हमीद साहब और कमर जमील साहब के हल्के के दरख्शां सितारे, इसमें अब्दाल अहमद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरवत हुसैन, अजरा अब्बास, अनवर सनराय और तनवीर अंजुम। फिर उनके बाद एक नस्ल कराची के कुछ कुर्ब जवाहर में पैदा होती है, उनसे इंस्पायर्ड होती है, जिसमें सईदुद्दीन, ज़िशान साहिर, एहसन सलीम। लेकिन आज की इस मुनाज़मे की खासियत ये है कि इन नस्लों के बाद के जो तहरीकार हैं वो इसमें तो हमें ये भी अंदाजा होता है जैसे कि मैंने कहा कि इस मुनाज़मे में वो तहरीकार जो पहली बुनियाद नस्ल थी उसकी समझे कि दो नस्लों बाद के जो तहरीकार हैं वो इस मुनाज़मे में शामिल हैं। और इससे हमें ये एक जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा कि नस्वी नज़्म जो है उसमें कितना बदलाव आया है, उनके मौज़ूआत में क्या तनव्वुर पैदा हुआ है या यकसानियत है, या उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या फ़र्क पैदा हुआ है शुरू से लेके अब तक। तो इस हवाले से ये एक बहुत अहम नशिस्त रहेगी, मुलाज़मा रहेगा। और इसीलिए हमने इसमें जो हमारे सामईन हैं हम उनको ये मौका देंगे कि वो जो तख्लीक़ात वहाँ पेश की जाएंगी उस पर कुछ गुफ्तगू और अपना मुख्तसर तज्ज़िया पेश करें। तो मैं इस हवाले से सबसे पहले मदऊ करना चाहूँगा मोहतरमा मारिया महविश को कि वो आएँ और अपनी तख्लीक़ात पेश करें। आपके पास 5 मिनट हैं, 2 से 3 तख्लीक़ात आप पेश करें क्योंकि गुफ्तगू भी हमने इसके बाद करनी है जब तमाम शोहरा सुना देंगे। साहिब सदर की इजाज़त से नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी से रुख़सत की दरख्वास्त। बख़िदमत जनाब परवरदिगार कुल जहान व कायनात, गुज़ारिश अर्ज़ है कि फिद्या फ़क़त ज़िंदगी से 2 दिन की रुख़सत चाहती है। बावजह शदीद कर अपनी कब्र में सोकर गुजारना चाहती है। परवरदिगार अगरचे मेरा कर उस माँ के दुख से कहीं कम है जो अपनी जवान औलाद का लाशा देख कर भी सांस ले रही है। जानती हूँ कि मेरे कर्ब का बोझ कहीं कम है उस मजदूर के शर्मिंदा और भारी कदमों से जो आज खाली हाथ घर जा रहा है। उस जवान लड़की के कर्ब से भी कोई मुकाबला नहीं जो जहेज के इंतजार में सर में सफेदी भर रही है। अगरचे मेरा कर्ब वाकई बहुत कम है उस बच्चे के गिरते आंसुओं से जो कम उम्री में ही रोटी कमा रहा है और अपना बचपन गंवा रहा है। मेरे कर्ब का किसी से भी मुकाबला नहीं, मगर मेरे परवरदिगार मैं लफ्ज़ों की चोट से बहुत थक गई हूँ। लफ्ज़ों की चोट जो औरत होने की सज़ा भी मिली। इसीलिए फ़कत 2 दिन की रुख़सत दरकार है। उम्मीद है आप मदद करेंगे और मेरी वापसी पे मेरे लिए कुछ नया करेंगे। आपकी फरमाबरदार। एक और नज़्म, इसका उन्वान है खोई हुई नज़्मों का दुख। मेरी कई नज़में खो गई हैं। नज़्मों के खोने का दर्द भी अजीब है। जैसे बहुत
तो नहीं, मगर कीमती था खजाना जो खो गया। उन्हीं नज़मों में एक नज़्म थी मेरी नानी का संदूक। वो संदूक भी तो मेरी खोई हुई नज़मों जैसा था। उस संदूक में बसी चिरौंजी की महक पूरे कमरे का हिसार करती थी। नानी का संदूक भी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। उस संदूक में चांदी का एकरदान बिना महक के यादों को महकाता। एक जोड़ा चांदी की पायल जो मुझे हर बार दिखाकर कहती कि तुमको जहेज में दूंगी। नानी का वादा भी मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। नानी का सफेद संदूक बहुत से राज लेकर मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। उसमें रखे गोटे के दुपट्टे चांदी की सुरमादानी और कुछ तस्वीरें पुराने घर की कुंजियां उनके हाथ से सीधी एक मिर्जरी। नानी की शादी का झूमर झाले बिच्छू बाजूबंद सबका सब हो गया। मेरी खोई हुई नज़मों की तरह नानी का संदूक भी हो गया। संदूक की तह में बिछा सा निखत्तर का एक अखबार और उसके नीचे दबे कुछ खतूत जो मेरे मामू ने मशरक़ी पाकिस्तान से कैदियों के खैमे से लिखे थे। मशरक़ी पाकिस्तान भी मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। नानी का सफेद संदूक बहुत से राज लेकर मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, क्या कहते हैं मारिया, एक तकलीफ और पेश करने की वक्त है आपके पास। बहुत शुक्रिया। नज़्म का उन्वान है कहो। सुनो, सुनते ही तो नहीं हो, कहो ना कुछ, कहते क्यों नहीं हो। कहो कि सहरा के खुश्क जर्द जर्रे बेताब होकर चमक रहे हैं। कहो कि कुम्हार का जाग समाज की गर्ज लिए तवाफ कर रहा है। कहो, कहते क्यों नहीं, जिसको धड़कन सुनना चाहे वो कहो, जो तुम में बह रहा और ज़बान की नोक तक आकर रुक रहा वो कहो। कहो कि मैं पास हूँ, कि तुम्हारे साथ हूँ। कहो, जॉन कीट्स की ज़बान में कहो कि मोहब्बत का पहला बोसा उस कुएं के पानी जैसा होता जो कहत के दिनों में मीलों तक वाहिद हुआ होता। कहो, कहो मैं अपने पास हूँ। या मैं कहूँ कि तुम्हारी उंगली के पोर का लम्स मुझे हर नींद से बेदार कर देता है। या ये कहूँ कि मेरी जान से जुनून के दरमियान बस तुम ही तुम हो। मैं कहूँ पॉल पार्ट्स की ज़बान में कि तुम्हें पलट कर देखना ऐसे ही है जैसे कोई अंधा होकर फिर से आंखें पाले। कहो, तुम भी कहो कि तुम मुझे दो सांसों के दरमियान ही खुदा से मांगते हो। कहो, रब्बानी की ज़बान में कहो कि ये काफ़ी नहीं कि तुम खूबसूरत पैदा हुई, तुम्हें मज़ीद हसीन होने के लिए मेरी बाहों में रहना होगा। यह आखिरी बात जो मैं समझ पाई, जिब्रान की ज़बान में कहूँ कि दो एक जैसे इंसान मिल जाएं तो दुनिया में नहीं समा सकते। बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरी शायरा को मदू करना चाहूँगा और जिस शायरा को मैं मदू करना चाह रहा हूँ उनका एक हवाला नस्री नज़्म के हवाले से बहुत अहम है कि उनके वालिद गिरामी ने ये बीड़ा उठाया और नस्री नज़्म का उर्दू दुनिया में उर्दू शायरी में आगाज़ किया। अहमद हमीद साहब, एंजिला खुद बहुत अच्छी शायरा हैं। इसके अलावा जो है वो ऑनलाइन एक फोरम है जनाब हमेश, उसको बहुत ही खुशूसलूबी के साथ चला रही हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एंजिला आप आएँ और अपनी निगारिशात पेश करें। बहुत शुक्रिया लीडर्स, बहुत शुक्रिया और इस खूबसूरत नशिश के इनकाद के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कराची आउटकम से। नज़्म का उन्वान है खुदा से कलाम। खुदाए बरतर तेरी वाहदानियत की कसम, खुदाए बरतर तेरी वाहदानियत की कसम, जब भी तेरे आगे सर सुजूद हुई तो नीयत की ज़मीन की उन तमाम खुदाओं को रद्द करती हूँ कि नीयत की कि ज़मीन के उन तमाम खुदाओं को रद्द करती हूँ जो अपने ओहदों के आगे मुझे झुकाने पर बज़िद रहे।
ऐ हमेशा रहने वाली ज़ात, ऐ हमेशा रहने वाली ज़ात, जब कोई जिस्म खाकी ताकत के नशे में किसी कमज़ोर को कुचलता है, तब गुजरता वक्त उस पर बहुत हंसता है। ऐ राज़िक़ रहीम, हम एक ऐसे निज़ाम को भोग रहे हैं। ऐ राज़िक़ रहीम, हम एक ऐसे निज़ाम को भोग रहे हैं जहाँ एक की बका दूसरे की भूख पे काबिज होने पे है। ऐ मेरे माबूद, तू के वाकिफ है। ऐ राज़िक़ रहीम, हम एक ऐसे निज़ाम को भोग रहे हैं जहाँ एक की बका दूसरे की भूख पर काबिज होने में है। तू के वाकिफ है दिलों के भेद से, ऐसे हालात आ जाते हैं कि सच गोशा नशीन हो जाता है। शराफत और हया पे संगबारी होती है। ऐ खालिक़े कायनात, तूने अपने कलाम में ज़मीन का तक बयान किया है। ऐ खालिक़े कायनात, तूने अपने कलाम में ज़मीन का दुख बयान किया है जो अनगिनत मज़ालिम अपने ऊपर झेलती है। इस ज़मीन की खामोशी की कसम, इस ज़मीन की खामोशी की कसम, सारे ज़ालिम अपनी वहशत, अपनी सफ़ाकियों का खेल रचाते रचाते एक दिन ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ऐ खुदाए अज़ीम, ये ज़मीन मेरा बिछोना, ऐ खुदाए अज़ीम, ये ज़मीन मेरा बिछोना, मैंने इसकी खामोशी को अपने सीने में उतारा। तेरे अता किए हुए हौसले ने मेरे कदम उखड़ने नहीं दिए, वरना किसी ड्रिल मशीन की तरह जुमले दिल में सुराख करते गए। तशन्नुज़दा चेहरों पे हंसी तब दिखाई दी जब आंखों से ख्वाब छीन लिए गए। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें एक ऐसा माशरा दिया गया जहाँ हमारे फेफड़ों पे पांव रख के हुक्मरानी करने वाले हमारी सांस के चलते रुकने का तमाशा देखते हैं। तमाशबीनों की आंखें उस अंत की मुंतज़िर होती है कि जब उनसे जिंदा रहने की भीख मांगी जाए। ऐ मेरे माबूद, मैंने ऐसी ही कगार पे तेरी बरतरी तक रखी। ऐ मेरे दुखों के राज़दां, तू वाकिफ है जब मेरे इर्द गिर्द क्रिया और वहशत तारी था और मुझे बताया जा रहा था कि सरतान मेरे बाप को खा रहा है। वो वक्त था कि ना कोई हर्फ़े तसल्ली काम आ सकता था और ना कोई उम्मीद बाकी रह गई थी। मेरी आंखें खुश्क थी, मेरे सारे आंसू मेरे अंदर गिरते गए। वो वक्त था मेरे माबूद जब तूने मेरे कल्ब को गम से लबरेज करके मेरी तरबियत की थी। मुझे बावर हुआ कि आने वाले वक्त में कदम कदम पे मुझे सरतान का सामना करना होगा। फिक्रों में, कहकहों में मुझे बावर हुआ कि आने वाले वक्त में कदम कदम पे मुझे सरतान का सामना करना होगा। फिक्रों में, कहकहों में उस शैतान को कंकड़ी कौन मारे जो तारीख दिलों के मीनार बैठा है। मेरे मौला, मैं किसी मौजज़े की मुंतज़िर नहीं, मेरे मौला मैं किसी मौजज़े की मुंतज़िर नहीं, बस इतनी हिम्मत दे मुझे कि तेरी के मुकाबिल रोशनी को हमेशगी दे दूँ। एक और कोई वो भी थोड़ी तवील थी, गुंजाइश तो है। इस नज़्म का उन्वान है ब्लैक कॉमेडी। तुम मेरे अंदर का सच सुन सकते हो तो सुनो, तुम मेरे अंदर का सच सुन सकते हो तो सुनो। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, तुम मेरी ज़रूरत हो।
ज़रूरत मेरी अधूरी ख्वाहिशात की तकमील की। लफ्ज़ मोहब्बत तो हमने झूठ नगरी से मुस्तार लिया, लफ्ज़ मोहब्बत तो हमने झूठ नगरी से मुस्तार लिया। एक अरसे से हम मोहब्बत नाम की ब्लैक कॉमेडी रचाए जा रहे हैं। हम ही किरदार, हम ही तमाशा नहीं, एक दूसरे का तमाशा देखते हैं। हम एक नातयशुदा दौरानिये तक जज्बात में बहते हैं और बिल आकर अपना अपना मेकअप उतार लेते हैं। क्या कहना। अब मैं मधु करना चाहूँगा उर्दू ज़बान के खूबसूरत शायर, आप मुतरज्जिम भी हैं, जनाब अमर सिंधु को, और सॉरी अमर पीरजादा को, जी अमर पीरजादा। अभी रिसेंटली सिंध में सैलाब आया था, लेकिन सिंध जनरली वाटर क्राइसिस का शिकार रहता है, तो ये उस हवाले से नज़्म है। हम दरिया पे पलने वाले लोग अपने हिस्से के पानी से दूसरों को फलता फूलता हुआ देखते हैं। अपने बच्चों की तरह फसलों से भी आंखें मिला नहीं पाते, अपने बच्चों की तरह फसलों से भी आंखें मिला नहीं पाते। धरती धूल दरिया रेत देखकर आसमान को तकते हैं। तपती सूरज की शुआएं हमारी गर्दनें झुका देती हैं। हम पसीने और आंसुओं के सैलाब में डूब जाते हैं। ये एक नज़्म है शौकीन फेमिनिस्ट। जब तुम औरत की मेहनत की तहसीन करो लेकिन उसकी जहानत से कतराओ, जब तुम औरत को दिल से मर्द को दिमाग से मिलाओ, जब खराब औरत और खराब मर्द में औरत तुम्हारे लिए ज्यादा खराब हो, जब तुम अपनी ही बनाई हुई लिबरल सोच के हाथों मार खा जाओ, जब तुम्हारी हमदर्दी भी औरत की आज़ादी की नफी करे, जब तुम्हारे अल्फाज बड़े अमाल छोटे हों, जब रोशन ख्याली तुम्हारे घर से दूर हो, उस वक्त ऐ शौकीन फेमिनिस्ट तुम शाउनिस्ट मर्द बन जाते हो, तुम शाउनिस्ट मर्द बन जाते हो। क्या वाह। कॉर्पोरेट इदारे के टारगेट पूरे करते करते न जाने कितने सूरज रातों में खुदकुशी कर चुके। कॉर्पोरेट इदारे के टारगेट पूरे करते करते न जाने कितने सूरज रातों में खुदकुशी कर चुके। न जाने कितनी बारिशें बरस के लौट चुकी। हाथों में पैसे रहे, हाथों में हाथ देकर एक दूसरे को फूल देने के टारगेट पूरे हो ना सके। ये एक नज़्म है जब कराची में बहुत दहशतगर्दी हुआ करती थी, तो उस जमाने की एक याद। गैर महफूज इस शहर के रहने वाले हम लोग दहशत की खबरें सुन सुनकर थक चुके हैं। मजम्मती बयान अब लतीफे लगते हैं। हर शहरी जैसे मशकूक हो गया हो। पास से गुजरती हुई मोटरसाइकिल हमारी जान निकाल देती है और कार को जाता हुआ देखकर ये इत्मीनान होता है कि हम अभी अगवा नहीं हुए। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पहुंचना किसी बड़ी फतह से कम नहीं। हमने समंदर पे जाना छोड़ दिया है। आवारागर्दी अब अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चों को लेके चिड़ियाघर भी नहीं जाते। रास्ते में इंसानों का रूप धारे खूंखार जानवर हमारे ताकुब में खड़े हैं। हम एक दूसरे को बिला वजह मैसेज करके एक दूसरे के जिंदा होने की तस्दीक करते हैं। हड़तालें हमारे लिए पब्लिक हॉलीडेज हैं। बसों के सफर लोगों के आखिरी सफर हो रहे हैं। जवान बेटों के चेहरों से कफन हटा के माओं को दिखलाने जाने वाले मंजर यहाँ रोज का मामूल है। अवाम गुस्से में है और अमन की लाश बोरी में बंद रोड के कोने पे पड़ी है। ये एक रोमांटिक नज़्म है। तुम बारिश में भीग रही हो या अपने हुस्न से दुनिया का गदलापन धो रही हो। तुमने समंदर में पाँव डुबोए या लहरों को आशीर्वाद दिया था। तुम कह लगा रही हो या गुलाबों को हंसना सिखा रही हो। तुमने साड़ी पहनी या जवानी को कमर से बांध दिया। तुमने साड़ी पहनी या जवानी को कमर से बांध दिया। तुम रक्स कर रही थी या धरती की सदियों पुरानी थकन उतार रही थी।
तुमने आंसू बहाए या दर्द के दायमी होने की गवाही दी। तुम श्रृंगार कर रही हो या मेरे इश्क को जर्द बर्द कर रही हो। तुम सांस ले रही हो या इस कायनात को जीना सिखा रही हो। क्या कहने हैं आप पीरजादो, बहुत खूबसूरत। और खासकर आपको कराची के हवाले से जब नज़्म सुना रहे थे तो निशान साहब की बहुत सारी नज़में जो है वो, तो ये सफ़र है और किस तरह से जो है अपने माहौल से जब इंसान मुतासिर होता है तो उसको फिर अपनी तख्लीक़ात में नज़्म करता है, तहरीर करता है। क्या कहते हैं, दो नज़में आवाज़ में पेश करना चाहूँगा। पहली नज़्म का उन्वान है ट्रांस। वसी, तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं, बड़ी जाफिशानी से अपने अपने फन के चप्पू चलाते एक नादीदा जजीरे के ताक़ुब में, इजहार की नाव तख़य्युल की मौजों पर डगमगाती हिचकोले खाती चली जा रही है। लेकिन आखिर कब तक? अनासिर वसीला नहीं, इनकी अपनी सल्तनत है, अपने उसूल। आओ इस समंदर में नौका लगाए और डूब जाए। बहुत मुमकिन है हमारी अगली मुलाकात उस जजीरे पर हो। दूसरी नज़्म में इसका उन्वान है कैपिटलिज्म। बारिश के बाद अब भी बहूलियाँ नहीं निकलती। कैसे निकले? हमारे शहर में कहीं कच्ची ज़मीन ही नहीं। कच्ची ज़मीन मैदानों में हुआ करती थी, फिर वहाँ कंक्रीट के दड़बे रख दिए गए। वैसे मैदानों की ज़रूरत ही क्या थी? खेल कूद के लिए वक्त किसके पास है? क्या कहा? आपके पास वक्त नहीं? जी हाँ, वक्त तो नहीं, मगर अल्लाह का दिया और बहुत कुछ है। ये देखिए मेरे नए मॉडल की गाड़ी, कल ही एक इस्लामिक बैंक से लीज पर निकलवाई है। और ये है मेरा लग्जरी अपार्टमेंट। आइए तशरीफ लाइए, सारा फर्नीचर इंपोर्टेड है। और ये पेंटिंग देखिए, दरीचा गैलरी से ऑप्शन पर महंगे दामों खरीदी है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है? देखिए ना, कितनी खूबसूरती से बारिश के बाद का मंजर पेंट किया गया है। आसमान पर कोसे कुज़ा फैली है और ज़मीन से भी बबूतियाँ निकल रही हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देना चाहूँगा काशिफ रज़ा साहब क्या आएँ और अपनी तस्वीरात, अपनी नज़में पेश करें। काशिफ रज़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अभी एक मुकम्मल बहुत वसी मुताला रखने वाली शख्सियत। ये दो तीन नज़में जो सफ़रों से मतलब लिखी थी मैंने, सफ़रनामे उन पर नहीं लिखे। एक नज़में एक बालकोनी का खुला रह जाना। एक शहर है, एक बालकोनी का खुला रह जाना। थोड़ा सा माइक आगे कर लीजिए। मैं कह रहा था कि ये दो तीन नज़में जो मैंने सफ़र करता रहता हूँ, शौक का सफ़र का, तो उन पर उनके दौरान जब उनसे मुतालिक कहीं है। एक नज़्म है एक बालकोनी का खुला रह जाना। एक शहर है रुके हुए पानियों की पास, भट्टी में पकाई हुई ईंटों से बनी गलियाँ और दीवारों पर उगी हुई काई, गलियों में खेलते हुए बच्चे, और ऊपर बहुत सी बालकोनियाँ। एक बालकोनी में तुम भी हो। मैं बहुत सारे शहरों की बहुत सारी गलियाँ पार करके तुम्हें तुम्हारा जहर वापस करने आया हूँ।
मैं बहुत सारे शहरों की बहुत सारी गलियां पार करके तुम्हें तुम्हारा जहर वापस करने आया हूँ, जो तुम्हारे शहर का किस्सा पढ़ते हुए एक बालकोनी के खुले रह जाने से मुझ में चढ़ा। एक नज़्म हाइडलबर्ग, जिंदगी हाथ से निकल जाती है अपनी दूसरों की। हाइडलबर्ग के एक फर्शी मैदान में बहुत सी कुर्सियाँ और टेबल, वो उनके दरमियान घूमती मुख्तलिफ किस्म के शराबों के ऑर्डर लेती। चमकदार आँखों, मश्क से आरास्ता जिस्म और उस्तवार सीने के साथ वो उनमें से किसी भी कुर्सी पर बैठ सकती थी और उसका मुकाबिल उसके होठों से एक कहानी सुन सकता था जो वाइन से ज़्यादा नशीली हो सकती थी। वो कुर्सियों के दरमियान कमर को बल देकर गुजरती और शराबों की ट्रे को अपने जिस्म से कभी करीब और कभी दूर करते हुए मुतवाज़न रखती। कितनी दिलफरेब हो अगर ज़िंदगी एक तवाज़ुन से गुजारी जा सके। ज़िंदगी ने मुझे खामोश रहना सिखाया, किसी पुरशोर फिल्म के पुरशोर मंजर में पास से गुजरते आम राहगीर की तरह। वरना ज़िंदगी ने मुझे खामोश रहना सिखाया, किसी पुरशोर फिल्म के पुरशोर मंजर में पास से गुजरते आम राहगीर की तरह। वरना मुझे उससे पूछना चाहिए था, जर्मनी की बियर और फ्रांस की वाइन तारीख की भूल भुलैयों से कैसे गुजरी। मसलन उसकी चमकदार आँखों में कितनी नस्लों की इज्तिमाई मेहनत शामिल है और उसकी बदखाती हुई कमर जिंदगी की कितनी गलियों से गुजर चुकी है। हर खामोश या पुरशोर आदमी आखिर अपना गिलास खाली कर देता है और चमकदार या किसी और तरह की आँखों वाली कोई लड़की उसके टेबल पर बिल रख देती है। 10 यूरो में बचने वाले बाकी सेंट मुआफ़ करने पड़ते हैं ताकि ज़िंदगी आपको मुस्कुराते हुए अलविदा कह सके। अगर कोई मुझसे मोहब्बत कर सका, अगर कोई मुझसे मोहब्बत कर सका तो मैं उसे एक कैलेंडर भेजना चाहूँगा। मोहब्बत से खाली दिनों का कैलेंडर, उन दिनों पर स्याह निशान लगाकर जब मैं मोहब्बत को बहुत शिद्दत से याद कर रहा था। एम्स्टर्डम की एक नहर की रेलिंग से लगी एक जापानी तालिबा अगर किसी शाम फुकुओका में चेरी के दरख्तों की बहार को याद करते हुए मुनासिब हद तक उदास रह सके, या कुमकापू में अपने मकान की छत से फास्फोरस या फास्फोरस के सितारे देखने वाली एक लड़की किसी दूर दराज सितारे में अपने महबूब को तलाश ना कर सके, तो उससे बात की जा सकती है। हेलो, आप किसी के साथ तो नहीं? देखिए मेरे पास एक कैलेंडर है, आए उसके एक पुराने दिन में नया रंग भरते हैं। क्या आपके पास कोई कैलेंडर है? खुशबाश खूबसूरत लड़कियाँ मेरी पेशकश से हमेशा महफूज रहेंगी। एम्स्टर्डम की नहर या कुमकापू के मकान की छत पर कोई खूबसूरत लड़की किसी न किसी दिन उदास रह सकती है अगर मैं कभी उसके शहर तक पहुँच सकूँ, लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ अपने स्याह दिनों से बंधा रह जाता हूँ। अगर कोई मुझसे मोहब्बत ना कर सका, मैं लोगों की उदासी में सरमायाकारी करूँगा। मैं छलकती हुई औरतों की रेजगारी इकट्ठी करूँगा। मैं मुश्किल पानियों में मछली का कांटा लगाऊंगा। मैं अपने दिल से एक स्याह गुलाब उगाऊंगा जिसे मोहब्बत करने वाले मोहब्बत से खाली रह जाने वाले दिनों में अपने कॉलर पर लगा सकूँ। सुनाने का टाइम है, ढूंढने का नहीं। जो भी
होता है। एक कबूतर लाफानी होना चाहता है, घरों की छतों पर तैरता, धागा मार कर उड़ता, गोता लगा कर नीचे उतरता, लड़कियों को तारों पर कपड़े फहराते देखता, लोगों को दफ्तर जाते, गलियों से बारातें और जनाजे गुजरते देखता। एक कबूतर लाफानी होना चाहता है। एक राजहंस है, समंदर पर प्रवास करते हुए अपने आसमान की ऊंचाई से शहर को देखते हुए कबूतर को देखता है और सोचता है, एक कबूतर दूसरे कबूतरों से अलग पहचाना नहीं जाता, वो लाफानी कैसे होना चाहता है। समुंदर राजहंस को और आसमान समंदर को देख रहा है। क्या करें। और अब हम आखिर में वजीवासी साहब को दावत देंगे। वजीवासी एक मुस्तरद नाम है, वैसे मैं दूँगा आपकी किताब, मेरा 2 किताब में शायद शायरी की एक हैरत और दरियाफ्त का खेल। एक छोटी सी नस्ल उन्वान की कशाकश से बाहर निकली नस्ल, जिदाल और किताल अगर तुम्हारी तारीख से हज़फ कर दिए जाए तो तुम्हारी तारीख गंदम के एक दाने पे लिखी जा सकती। उन्वान है कुंजी। एक बीमार जहन बेहतर है उस बंद दिमाग से जिसकी कुंजी समंदर की तह में एक अंधी वेल मछली के पेट में सोए हुए उस देव के गले में लटके लॉकेट में है, जो बच्चों की कहानियों से फरार होने की सजा काट रहा है। क्या कुंजी। एक बीमार सहन बेहतर है उस बंद दिमाग से जिसकी कुंजी समंदर की तह में एक अंधी वेल मछली के पेट में सोए हुए उस देव के गले में लटके लॉकेट में है, जो बच्चों की कहानियों से फरार होने की सजा काटता है। इस खिड़की में मत झांको, बात है। इस खिड़की में मत झांको, दोशीज़ा दर्द जैसे कहरा रही है, गवाही देने वाला कोई नहीं, उस हरामजादे का नुत्फा है जिसने हलाल फतवे की दुकान खोल रखी है। इस खिड़की में मत झांको, अंदर एक बारिश जोगी कन्याकुमारी को बलोगत का मंत्र पढ़ा रहा है, खुद खरगोश बन चुका है। इस खिड़की में मत झांको, तारीखी दस्तरखान पे हराम खोरी हो रही है। इस खिड़की में मत झांको, कानूनी सुकून से हाथी की दुम गुजारने की कोशिश हो रही है। इस खिड़की में मत झांको, यहाँ 3 औरतें, 3 कहानियां हैं, तीनों शहजादे के इंतजार में बेसबाती की बदरूहें बन चुकी हैं। इस खिड़की में मत झांको, ये गुलाम बनाने का कारखाना है। इस खिड़की में मत झांको, रोबोट बदफेली में मसरूफ है। इस खिड़की में मत झांको, परिंदों से खाली आसमान नजर आएगा, परिंदों की जगह प्लास्टिक के थैले उड़ते नजर आएंगे। इस खिड़की में मत झांको, सुपर पावर के सलूर दुनिया के नक्शे पे अपनी मर्जी का रंग भर रहे हैं। इस खिड़की में मत झांको, आईना है, डर जाओगे। और की गुंजाइश है कराची शहर के
मादाम जब आपके नथनों से बदबू के फक्के टकराए तो समझ आना ये मेरा लावारिस इलाका है। आगे कचरे का ढेर पर खेलते बच्चे, इन बच्चों को प्यार मत करना, जरासीम से मुस्तकबिल के जराइम पेशा अफराद। उनके हाथों की लकीर मत देखना, गुर्बत की लकीर नजर आए। बच्चियां अपने हाथों को छुपाएंगी, उनके हाथों पर छालें, फिर आपको गुटखा खाने वाली एक कौम मिलेगी। ये मेरी कौम, उनसे गुफ्तगू मत करना, जहर उगल। फिर मेरी माँ मिलेगी, बद्दुआओं से आपका इस्तकबाल करेगी। आगे दाएं फिर बाएं मेरा बाप रॉकेट बनाता मिलेगा। कुछ देर में कलाओं के सफर पे रवाना होगा। कदम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कुटिया मेरी 3 नाबीना बहनें मुंतज़िर। ये पैदाइशी अंधेरे तहखाने में रहने की वजह से दुनिया देखने से कासिर। ये आपको टटोलेंगी, खुश होंगी, फिर आपको तुरे मुड़े कागजों के दरमियान एक तपती ज़दा इंसान नुमा मिलेगा। ये मैं हूँ और तुरे मुड़े कागजात मेरी रस्में। इन कागजों में से माँ एक कागज उठाएगी, चूल्हा जलाएगी और कहेगी, शायरी से चूल्हा कहा जाता है। क्या बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आपने नसीहत समाज फरमाई और देखिए कि किस तरह से अपने असर को, अपने मसाइल को, अपनी एक दाखिली जो कैफियत है उसको नस्री नज़्म में शोरा ने पेंट किया। और नस्री नज़्म में एक मुख्तलिफ मिजाज भी आपको, मुख्तलिफ उसलूब भी नज़र आए होंगे। तो इस हवाले से अगर हम मुख्तसर से गुफ्तगू कुछ अपनी राय, अपने तर्जीह अगर देना चाहें, और आखिर में भी हम आपसे हिसाब से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसको सबक करें। तो जी सबसे पहले बोलिए। माइक ठीक है, आवाज आ जाएगी। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो उधर आ जाओ। या तो मसला नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आज हमने इस शहर की, बल्कि नस्री नज़्म की तीसरी नस्ल को सुना। जैसा कि सलमान सरवत ने अपने इंट्रोडक्शन में, अपने इब्तदाई उसमें खिताब में कहा कि कराची में ये नस्री नज़्म की तीसरी नस्ल है और मैंने तीनों नस्लों को देखा हुआ है। पहली नस्ल कमर जमील साहब, अहमद हमीश और पूरे मुल्क में इफ्तिखार जालिब, सारा शुक्ता तो बहुत बात की है। जो पहली देखो, मैं तारीफ की गवाह हूँ, इसलिए पहली नस्ल असल में हमको मुशायरे की ज़्यादा तकदीम और ताख़ीर का ख्याल नहीं रखना। नहीं, शायरी की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक बहुत संजीदा बहस जो चली थी सन 1974 में, और उसके क्या क्या हमने मार के सहे हैं, उसके गवाह भी बैठे हुए हैं। अफजाल सैयद हमारे साथ थे, और आपके वालिद सरवत हुसैन, जो नस्री नज़्म के एक सुतून की तरह थे। क्योंकि जब ये मजाक उड़ाया जाता था कि ये लोग नस्री नज़्में इसलिए लिख रहे हैं कि ये पाबंद नज़्म और बहर में नहीं लिख सकते, तो उस वक्त सरवत हुसैन वो नाम था जो हम मिसाल में पेश करते थे और जिसकी शायरी हम मिसाल में पेश करते थे। और ऑफ कोर्स उनके साथ
अफजाल सैयद भी थे, और हम सभी तकरीबन कमर जमील साहब का भी वो शेर मशहूर था कि एक पत्थर जो दस्ते यार में है, फूल बनने के इंतजार में है। और वो शोरा जो बहुत अच्छी गज़लें लिख रहे थे, जैसे मुनीर नियाजी और महबूब रज़ा, वो भी इस तहरीक का साथ दे रहे थे। उस वक्त नसरी नज़्म तहरीक थी, और मैंने सन 1975 में जो आहंग रिसाले में एक सर्वे छपा था कि नसरी नज़्में क्यों, तो उसमें सबके सवालात के जवाब भी लिए थे, और उस वक्त हमें नसरी नज़्म लिखने का जवाब देना पड़ता था कि क्यों, और इसके ऊपर बाकायदा हमें एक तरह की वकालत करनी पड़ती थी। लेकिन उस वक्त भी मेरा अपना ख्याल ये था कि नसरी नज़्म का जवाब नसरी नज़्म है। अगर मजबूत नसरी नज़्में लिखी गई और मिसाल के तौर पर पेश की गई, तो ये जो हमने तहरीक शुरू की है ये कामयाब हो सकेगी, क्योंकि हमारे अहद को लिखने के लिए एक ऐसी सिर्फ की ज़रूरत थी जिसमें इस अहद की पेचीदगी समा सके और वो शिद्दत आ सके जो इस अहद में हम जिससे दो चार हैं, और वो गुनागून मसाइल और बदलती हुई पैराडाइम का अक्स पेश किया जा सके, जिन्हें तख्लीकी अदब में महफूज हो जाना चाहिए, क्योंकि तख्लीकी अदबी सनद होता है कि तारीख पर एक वक़्वा निगारी पर जो सनद मिलती है वो अदब से मिलती है। और हमारे अहद की सनद के लिए अगर कोई सिंफ है, कोई जनरा है, तो वो नसरी नज़्म है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज इन्होंने जो चारों लिखने वालों से हमने नसरी नज़्में सुनी है, 4 थे या 5 थे, 5 6 थे, मेरी गिनती हमेशा कमजोर रही है, तो ये 6 ने हमारे इस मुकदमे को और हमारी प्रेडिक्शन को, जो हमने उस वक्त कहा था कि वक्त इसको साबित करेगा कि नसरी नज़्म आज के अहद का एक ऐसी सिंफ है जो बहुत दूर तक और देर तक जाएगी, और उसमें हम अपने अहद को पढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया और अगर कोई और साहब इस करना चाहें नसरी नज़्म के हवाले से या जो तख्लीकात पेश की गई उस हवाले से। फर्दर अगर बात की जाए तो वजी वारसी साहब को मैं काफ़ी अर्से से सुन भी रही और पढ़ भी रही हूँ, एंजिला को भी, दोनों का कह सकते हैं कि मिजाज अगर चाहे मुख्तलिफ है मगर काटदार है, अगर ये इस नज़रिए से देखा जाए। काशिफ साहब को मैंने आज पहली बार सुना है और अच्छा तासुर मिला, मुझे काफ़ी रिवायत हुआ कि मैं अब तक इनको क्यों नहीं सुन सकती। आपसे भी मैं वाकिफ हूँ, आपको भी सलमान साहब सुनती रही हूँ काफ़ी अर्से से, और आपकी भी जो नज़में हैं वो एक मुख्तलिफ मिजाज की लिए हुए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि शहर आशोक भी नज़र आ रहा था, जैसे कि वजी वारसी साहब की भी नज़मों में था, और एंजिला की भी नज़र आ रहा होता है। तो भारत हमारे साथ जब हमारे असातिज़ा मौजूद है, जिसमें तनवीन अंजुम साहब खुद एक बहुत मजबूत नाम है नसरी नज़मों में, और दीगर नाम जैसे आपने सबके लिए, तो इनकी मौजूदगी में यकीनन मुझ जैसे तो बहुत सारे लोग लिखना सीख रहे हैं और कई चीज़ें जो है नई सामने भी आ रही हैं। तो उम्मीद यही है कि नसरी नज़मों का जो ये सिलसिला है, जैसे कि फातिमा साहिबा भी कह रही थी, ये जारी रहेगा। और वाकई में एक तबका है जो ये भी कहता है कि नसरी नज़म को आप कुछ भी कह लें, शायरी ना रखें। तो बहरहाल मेरा उससे इख्तिलाफ है, ये बाकायदा एक सिंफ है और मानी भी सिंफ है, तो उर्दू अदब में इसकी जगह मुकम्मल तौर पर बन चुकी है। तो वो वाली जो गूंज, जैसे फातिमा साहिबा कह रही थी, आवाज़ में आप लोगों ने शायद देखी और सुनी थी, मैंने तो सिर्फ उसको तारीख में ही पढ़ा है, मैं बिल्कुल वाक़िफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ और महसूस कर सकती हूँ कि वो क्या मुश्किल दौर होगा। लेकिन हमारे लिए तो आप लोगों ने राहें हमवार कर दी हैं, हम तो बस दौड़ेंगे इस राहों पे
तो आप लोगों की रहनुमाई शामिल रही तो इंशाल्लाह यकीनन और रोशन नस्ली नज़म का मुस्तकबिल नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक तो ये खुशगवार बात है कि अब नज़में भी बहुत संजीदगी से, यानी हम आज नशिस्त की सूरत में बैठे हुए हैं और हम नज़में सुन रहे हैं, वो जो एक मुशायरे का ट्रेंड है उससे अलग हट के हम कभी कभी इस तौर पे भी आए कि नज़में सुने, संजीदा नशिस्त करें और ये एक फ़िक्री मुकालमा हो एक तरह से। तो ये एक अच्छी बात है कि नज़में जो बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ज़माने की पेचीदगियाँ बहुत हो जाती हैं, मसाइल उसी तरह, अब हमारे सियासी मसाइल, मजहबी हालात, माशरती हालात इस कदर ज़्यादा पेचीदा हैं और उस तनाजुर में जब नज़में लिखी जा रही हैं तो वो बहुत काबिल दाद हैं। नस्ली नज़म के सिलसिले में पहली बात तो ये है कि अभी तक ये मसला चल रहा है कि नस्ली नज़म के बुनियाद गुजार कौन है, नस्ली नज़म को किसने शुरू किया, उर्दू में नस्ली नज़म या दुनिया में नस्ली नज़म का क्या सूरत हाल रही। इस सारे उसमें रिकॉर्ड दुरुस्त करने की सूरत हाल यही हो सकती है कि हम अदबी जो बदयानती है उससे अलग हटकर बहुत दयानतदारी से, बहुत ईमानदारी से अपनी राय दें। और ये नशिस्त इसीलिए होती है कि यहाँ बैठ के सिर्फ नज़में सुनना नहीं है, बल्कि वो तमाम उस नज़म की क्या तारीख रही है। एक तजुर्बा जो मुझे इस अरसे में रहा कि हम मालूम नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन मालूम नहीं क्यों हम मुकामी तासुब का भी शिकार हैं। ये इससे भी बाहर निकलना होगा। हम जब तक मुकामी तासुब से बाहर नहीं निकलेंगे, हम इस बात से बाहर नहीं निकलेंगे कि ये जी पिंडी ग्रुप है, ये जी लाहौर ग्रुप है, ये कराची ग्रुप है, नहीं, जरा सा इतना छोटा सा मुल्क है उसमें थोड़ा सा इस बात को रवा रखा जाए कि कहाँ किसने क्या बात शुरू की, उसको ये जो अदबी समाजियात की बदयानती है इससे निकलना होगा और ये बहुत ज़रूरी है और ये नशिस्त इसकी एक अहम कड़ी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अंजिला, आपने कुछ शिकवे भी किए, कुछ की दोस्ती की भी बात की। डॉक्टर हिना प्लीज। थैंक यू सरवान सर। अभी मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ सुनूंगी आज और एब्जॉर्ब करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छी नज़में सुनना। मुशायरों में तो ये रिवाज है कि शेर और गज़ल की बात चलती है, बहुत कम लोग हैं जो कि नज़म भी पेश करना पसंद करते हैं। तो आज जो मैं आई खास तौर पर शेर शोरा को सुनने के लिए, उसकी मेन वजह ये थी कि मुझे ये 100% यकीन था कि मुझे बहुत अच्छी नज़में सुनने को मिलेंगी, उनके मौज़ूआत बहुत अच्छे होंगे। और चूँकि ज़ाहिर मैं भी लिखती हूँ और नज़री नज़में मैंने भी लिखी हैं, कम ही सही, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि उसके लिए एक बहुत पेचीदा ख्याल जो हम शेर में नहीं डाल सकते, जो हम किसी पाबंद नज़्म में नहीं डाल सकते, और उसे एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो मैं बहुत ही चूँकि एक वर्ड व्यू होता है मेरा, और मैं बहुत सारे शोरा को और बहुत लेवल्स के शोरा को सुन रही होती हूँ, तो मैं बहुत अपसेट होती हूँ, बहुत मेरा दिल दुखता है कि नज़री नज़्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या शायरी हो रही होती है। तो ये जो नशिस्त है वो उससे अक्सर मुख्तलिफ है। और मेरा ख्याल है चूँकि पायनियर्स यहाँ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी इस्टेब्लिश कर देना चाहिए कि किस नस्ल पारे को हम नज़री नज़्म कहें और किसको ना कहें। जब सांचा अगर है या अगर किसी और डायरेक्शन में बात जा रही है तो वो गुफ्तगू हो रही है, उसके अंदर कलाम हो रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या आया वो वाकई नज़री नज़्म के उस ब्रैकेट में आ भी रहा है कलाम जो हम पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये जो उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं नज़री नज़्म के नाम पे, इसे कंट्रोल करना चाहिए। मेरे ख्याल से कि अब ये चीज़ तो बिल्कुल स्टैब्लिश हो गई है कि नज़री नज़्म तो एक है ना, इस पर तो अब गुफ्तगू है ही नहीं, ये तो है जिस तरह और इस्लाम है। अब सिर्फ ये मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ सीनियर से कि अब ये चीज़ ज़रूर स्टैब्लिश होनी चाहिए कि हम नज़री नज़्म किसको कहेंगे।
हर चीज़ नर्सरी नहीं होगी। ये मैं इस प्लेटफॉर्म पर बहुत संजीदा है, पायनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर अभी बैठ के मैंने सोचा कि ये ज़रूर लाइव जा रहा है तो मेरी आवाज़ जाए सब तक और पहुँचे। और जाहिर है बेहतरीन वजीवासी को तो एक तवील मुद्दत से मैं जानती हूँ और पढ़ती आई हूँ, बाहर जहाँ भी मैं थी, सऊदी अरब में, कनाडा में, I've always been in touch with him, उनकी नज़रें मैंने हमेशा पढ़ी और बहुत मुतासिर की। और इवन अफसाने भी इनके बहुत मुतासिर होते हैं, जो टॉपिक्स मैटर, टॉपिक्स बहुत मैटर करते हैं, आप किस बात पर कलम उठा रहे हैं, किस मौजू पर उठा रहे हैं, और क्या वो मौजू ये अहमियत रखता भी है कि उसे लिखा जाए और किस हद तक लिखा जाए। तो बाकी जो है वो तख्लीकार पर ये पाबंदी तो होती ही नहीं है कि क्या लिखे और क्या ना लिखे। तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और मैं चाहूँगा कि अमरवीर जादू जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सीनियर्स की तरफ हम बाद में आते हैं और हम ये चाहेंगे कि जो सवाल डॉक्टर हिना ने उठाए हैं उस हवाले से भी वो लोग कुछ बात करें। बहुत शुक्रिया। और ये आपने हमें भी इस काबिल समझा कि इसमें शेयर पेश किया गया। मेरे ख्याल में नस्री नज़म के हवाले से जो उर्दू लिखने वाले हैं उन्होंने इसको बहुत आगे लेकर चले हैं। अभी हबीब यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हुआ था, नस्री नज़म का मुशायरा, जिसमें भी अफजाल साहब थे, तनवीर अंजुम साहबा थी, काशिफ रज़ा थे, वहाँ भी हमने शायरी पेश की थी। तो वो बहुत फोकस्ड मुशायरा था और बहुत अच्छी इंकलाबी थी उसमें, तो बहुत अच्छी वो नशिस्त हुई थी। तो ये तहरीक तो बहुत पुरानी है और इसमें नस्री नज़म को ख्याल की शायरी कहा जाता है, जिसमें कंटेंट है इसका जो है वो दायरा बहुत वसी है। आप इसमें बहुत अपने आप को इजहार कर सकते हैं, तजुर्बात कर सकते हैं, आप महदूद नहीं होते। लेकिन कहते हैं कि नस्री नज़म जितना आसान समझा जाता है उतना ही लिखना मुश्किल है। ये इस तरह है कि जैसे सारे साज खामोश हो जाएं और आप अपनी आवाज़ के, तो वो कितनी आवाज़ सुरीली होगी, वो आपके ख्याल पे और आपके अंदाज और डिक्शन में पेश की जाएगी। सिंध में भी नस्री नज़म बहुत स्ट्रॉन्ग लिखा गया है। नूरुल हुदा शाह साहिबा बैठी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी नस्री नज़में लिखी हैं। इस तरह कुछ शेख अयाज जो पाबंद शायर थे लेकिन उनकी भी नस्री नज़में हैं। अनवर पीरज़ादो हैं, इमदाद हुसैनी ने भी नस्री नज़में लिखी। और जिन लोगों की पहचान है नस्री नज़म से उनमें उसमें अत्या दाऊद है, अंबर सिंधु और बहुत सारी राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। आज की नशिस्त में मैं ये चाह रहा था कि नस्री नज़म पे गुफ्तगू हो रही है लेकिन जो यहाँ चीज़ें पेश की गई हैं उस पर भी बातचीत हो तो अच्छा है। मैं अगर अपनी राय दूँ तो वजीर वासी साहब और काशिफ रज़ा की जो नस्री नज़में थी वो बहुत अपीलिंग थी। बाकी सब ने भी बहुत अच्छी नस्री नज़म पेश की। नस्री नज़म में ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आप जो है इजाफी जो लफ्ज़ हैं उनसे इज्तनाब करें। आपकी नस्री नज़म मैंने पहले भी सुनी थी यहाँ एक नशिस्त में, बहुत अच्छी थी। तो इसमें बहुत हमें वो रसूल मेमन साहब कहते थे कि खूबसूरत तख्लीक वो है जिसमें अगर कुछ इजाफा किया जाए या कमी की जाए तो वो बदसूरत हो जाए। तो वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप उसमें लफ्ज़ों का चुनाव और अपनी वो इस तरह करें कि उसमें इजाफी अल्फाज को नहीं शामिल होना चाहिए। आप कुछ बात करना चाहें? काशिफ आप बात करें। मैंने खुद पेशगी से मैं बात कर सकता, मुझे नस्री नज़म पे बात कर ले। आपके ख्याल में नस्री नज़म को आप कैसे वैसे होनी नहीं चाहिए, जनरल बात होनी नहीं चाहिए। आज जो तहकीकात उन पे बात होनी चाहिए। मुझे भी उमर रफ़ी साहब की नज़म बहुत पसंद आई, जो खास तौर पर जो आखिरी नज़म उनकी थी पेश की रोमांटिक नज़म, तो कराची के हवाले से रोमांटिक के दोनों वो वर्ड जो आखिर वो बहुत ज़बरदस्त है, वो वजीवासी भाई की मुझे पसंद आई। बाकी भी उनमें जो शिद्दत थी, एहसास की शिद्दत होती है, वो बड़ी उसमें नज़र आई। उस तरह के और भी होने चाहिए, जैसे कि उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ इशारा हुआ था अभी यूनिवर्सिटी, उस तरह की सिलसिला जारी रखना। ये सबसे
मेरे साथ मसला ये था सबसे कि मैं अफजाल साहब से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि इतना कुछ लिख चुके हैं। तो एक नसीर साहब का मसला ये भी ऐसा लगता है यार ये हम कहीं पढ़ चुके हैं या सुन चुके इस तरह की लाइनें, तो उससे निकलना बहुत जरूरी है। सही। कुछ तासुरात मैं चाहूँगा कि मैं भी पेश कर दूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं। मेरे नज़दीक नस्री नज़्म जो है वो ख्याल का फिक्री बहाव है, और कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो एक पूरे जुमले के तौर पर वारिद होते हैं, उसमें अगर थोड़ी भी तब्दीली की जाए तो शायद उसका हुस्न जो है वो ज़्यादा रहता है। यही नस्री नज़्म का जवाब है। इसमें तख़य्युल जो है वो इज़हार के ताबे नहीं होता, उसकी पाबंदियों के ताबे नहीं होता, और जो एक फिक्री तौर पे जिस बात को जैसे कहना चाहिए वो उसी तरह से जो है वो बात कही जाती है। और उस अच्छी नस्री नज़्म जो होती है वो हमेशा कोई बड़ा सवाल उठाएगी या बड़ा इंकिशाफ करेगी, तो उसके अंदर ये उसके शेड्स हैं नस्री नज़्म के। और आज की जो महफिल है ये इस हवाले से अहम थी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि तीसरी नस्ल जो कराची में परवान चढ़ी नस्री नज़्म को शोरा की, तो हमें एक समझने का मौका मिलेगा कि जब नस्री नज़्म शुरू हुई और उसके बाद उसका जो सफ़र आगे चला तो उसमें कितना बदलाव और कितनी उसमें उसके मौज़ूआत में तब्दीली वाक़ई हुई, उसकी ट्रीटमेंट में तब्दीली वाक़ई हुई, जैसा कि आज हमने देखा। साथ ही मैं ये भी समझता हूँ कि ज़माना जो मुशायरों का माहौल हो गया है वो महज तफन्नुन तबादर रह गया, जबकि शायरी जो है बड़ा एक संजीदा एक्टिविटी है, एक सरगर्मी है, तफन्नुन तबा भी है। तो वो जो एक मुशायरों में महज जो है एक हम हंस उठाने का बस एक वो रहता है, तफन्नुन अपनी क्या कहना चाहिए कि शायरी से हम सीखते भी हैं, तरबियत भी हासिल करते हैं, हमें कुछ मैसेज इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, वो मुशायरों से जो है ना मिस होती नज़र आ रही है। तो ये नज़्म के जो ये जो मुलाज़िमें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम जिसे कहना चाहिए कारी को किसी संजीदा मौजू, किसी फिक्री बहस की तरफ, किसी ज़िंदगी के अहम पहलू की तरफ सोचने का मौका फराहम कर रहे हैं। खुद तहरीरकार को भी एहसास होगा कि वो महज जो है वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उनको किसी कोई तहरीक दिलाने के लिए, किसी सोच की तरफ उकसाने के लिए भी कुछ लिख रहा है। तो ये इन ऐसी नशिस्तों का और इस तरह के मुनासिब जो होते हैं उनका फ़ायदा है। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ बात करें, पहले आप करें जैसे लोग बात तो फिर क्या करनी है। बात मैं तो ये सोच रही थी कि शायद सारी नज़्मों पर हम बात करेंगे एक एक करके, लेकिन अब वो सारी जो सुना दी गई हैं तो मजबूरी तौर पर सब पे कोई बात करने के लिए जब मैं कुछ कहना पड़ेगा तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी नशिस्त रही और बहुत अच्छी नज़्में हमने सुनी हैं। ये मेरी वाकई यही राय है आज की इस नशिस्त के बारे में, और जो शायरों ने यहाँ पर पेश किया। तो हम ये भी सही है कि ये शायरों की यानी एक नई नस्ल अगर हम इसको कहें तो वो जो उभरी है और नए मौसूआत को लेकर आए हैं। और ये वजीवार सिंह ने बहुत अहम बात की कि कुछ लोगों के असरात से बचना जो है वो आसान नहीं है, और अभी तक लोग इस कोशिश में है कि ऐसा हो सके, और बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। नज़्म में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो किसी न किसी का शेर आप पर अफजाल साहब का, मतलब लोग नए लिखने वालों में साफ नजर आता है, या ज़ीशान साहिब का। ये बड़ा मुश्किल ज़ीशान साहिब तो खुद भी अफजाल साहब का के असरात जो है वो कहीं कहीं नज़र आते हैं और काफ़ी गहरे होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मारिया मैनिश को हमने ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन
लेकिन अब वो काफ़ी सारे हल्का और चरागे हमें शरीक होती रही हैं, जिसकी वजह से उनसे कुछ वाक़ियत हुई एंजेला के बारे में, तो हमें पता है। और इन लोगों ने नज़रें सुनाई है। एक बात तो उससे ये बात सामने आती है कि हमारी कौम का में कितना शऊर, सियासी शऊर कितना बड़ा है, उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम शायरों में सियासी शऊर बुनियादी चीज़ है और वो ये समझते हैं कि उस शऊर का इजहार शायरी में होना चाहिए। तो एक तो वो बैकड्रॉप के तौर पर काम करता है ये शऊर, और कहीं कहीं वो बहुत सामने आ जाता है। तो बाज़ औक़ात जब वो ज़्यादा सामने आ जाता है तो शायद इतनी अच्छी शायरी नहीं होती, लेकिन अगर हमसे एक बैकड्रॉप के तौर पर वो आए और अंदर तक उतर जाए वो अपनी शायरी के, तो नज़र आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। काशिफ की नज़्मों में एक नयापन इसलिए था कि वो उन्होंने अपने दूसरे मुल्कों में जो तजुर्बात रहे हैं उनको उसमें डाला, तो ये भी एक नई बात थी और उससे उन्होंने बहुत अच्छी नज़्में बनाई। और वजी वारसी की जो नज़्में हैं, मुख्तसर नज़्में, एक इसको एक नया शाना कहना चाहिए, क्योंकि इतनी मुख्तसर नज़्में उर्दू में नहीं लिखी जा रही थी और किसी ज़बान में हो तो उर्दू में नशर नज़्म का जो सफ़र चल रहा है, मेरा ख्याल में बहुत खुशायद है, बहुत और औरों की नज़्मों पर भी हमारे जो का सलमान है जो नज़्में लिखी, अब उनकी तफसीलात जो हैं वो मुश्किल है उनको याद करना। तो यही कहूँगी कि नसरी नज़्म एक अच्छे दौर से गुजर रही है और बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और ये जो अभी हिना ने कहा कि बहुत ख़राब नज़्में लिखी जा रही हैं और हमें कंट्रोल करना चाहिए, अब कंट्रोल का लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते इन चीज़ों को, ख़ासतौर पर शायरी में अगर ख़राब चीज़ें लिखी जा रही है तो ये भी एक खुशहाल बात है। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस genre को में अपने अपना हिस्सा डाल सकें, और कितना डाल सकते हैं ये तो बाद में कोई तारीख देखेगा, कोई तो वही इसको रिफ्रेश करूँगा कि क्या नसरी नज़्म का कोई बाकायदा कोई तनकीदी साँचा ऐसा है कि जो हम किसी को बाकायदा कम्युनिकेट कर सके कि भाई ये पैरामीटर्स आप जरूर चेक करें कि नसरी नज़्म बनी है तो नहीं बनी, कुछ इस तरह। मतलब आप किसी नज़्म को पर तनकीद करते हुए ये कह सकते हैं कि वो नज़्म जो है वो नज़्म बनी या नहीं बनी, लेकिन ये कह देना कि इसका कोई ख़ास साँचा है और उस पर ये नज़्म बन जाएगी, उससे बाहर जाएगी तो नहीं बनेगी। जैसे एक साँचा तो सैयद हुसैन ने बना दिया कि एक नज़्म कहीं से भी शुरू हो सकती है, तो शुरू तो वो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन जैसे अफजाल साहब अक्सर कहते हैं कि शायद ख़त्म वो हर जगह नहीं हो सकती। नज़्म शुरू होगी तो उसको किसी उसका कोई लॉजिक कोई होती नहीं शायरी में, लेकिन शायरी की अपनी लॉजिक होती है, तो उस लॉजिकल एंड तक उसको जाना है, जो शायराना लॉजिक है, शायराना मतलब है शायराना लॉजिक, यानी ज़ाहिर है शायरी उसमें हमें शायराना तजुर्बा नजर आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये चीज़ है कि शायराना तजुर्बा खुद ही एक साख्त दे देता है, शायरी को एक स्ट्रक्चर देता है उसको। अगर वो तजुर्बा नहीं होता या कमज़ोर होता है या असलूब कमज़ोर होता है तो वो कहीं मिस हो जाता है, वो तजुर्बा आप उसके रीडर तक पहुँचा नहीं पाते। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से नसरी नज़्म में गैर महसूस नगमगी है, इसी तरह उसमें गैर महसूस तनकीदी शऊर भी है। यकीनन मेरा ख्याल है तनकीदी शऊर तो हर शायर की शायरी का हिस्सा होता है। जब गज़ल में लिख रहे हो या किसी भी सेट में लिख रहे हो, मतलब एक शेर होता है तो उसकी भी शायराना लॉजिक होती है, वो भी एक नज़्म की तरह पूरा है कि उस एक गज़ल का एक शेर खुद उसकी अपनी लॉजिक है, तो उसका अगर आप तलाशमा बिगाड़ देंगे तो वो शेर नहीं रहेगा या अच्छा शेर नहीं रहेगा। इसी तरह नज़्म के बारे में भी यही कहा जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है जो आज़ादी हमें नशरी नज़्म में मैसर है
वो और असनाफ में नहीं है, शायराना असनाफ में कम है। और उस पाबंदी से जो आज़ाद नज़्म है जो मैंने महसूस किया उससे शायरी आसान भी हो जाती है। लाइक मीटर जो है वो एक प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल है, मीटर आपको कंट्रोल करता है थोड़ा सा, और आपके लिए शायरी करने को, नज़्म लिखने को आसान बना देता है। आपको नसरी नज़्म में ये सहूलत मैसर नहीं है, तो नसरी नज़्म में आपको अपने तौर पर उस तजुर्बे को एक मुकम्मल करना है। ये कहना चाहिए कि एक सर्कल बनाना है, अगर आप उसकी शीट को सर्कल कहें तो एक सर्कल बनता है। तो और ये हमें यहाँ पे नजर आया कि नस्में जो खत्म हो रही हैं वो अपनी सही जगह पर खत्म हो रही हैं। तो अब नस्म वहाँ हमारे नस्म उसी वक्त निकलती है जब नस्म खत्म होती है और वो उस जगह पर खत्म होती है जहाँ उसको होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं नस्री नस्म के बारे में। और मैं कहूँगी कि हाँ, इस तरह की नशिस्तें हम करते रहेंगे और मुख्तलिफ शोरा को बुलाते रहेंगे, और इस तरह से ये हमारी तहरीक, अगर इसको अब कहा जाए कि एक तहरीक है, क्योंकि ये तो अब सबसे मजबूत तहरीक बन चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर जो लिखी जा रही है वो तो नस्री नज़्में ही लिखी जा रही हैं। लोग नस्री नज़्म ज़्यादा लिख रहे हैं बनस्बत और नज़्मों के। उनको खैर ज़्यादा लिख रहे हो इन आदात में, लेकिन लिखते रहो, कोई उसमें कोई एतराज़ हमको बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह एनकरेज भी किया जा रहा है, क्योंकि वो जो गज़ल नहीं कह सक रहे और ज़बरदस्ती कहे जा रहे, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आप नसरी नज़्म कहें या कोई। देखिए, जो गज़ल के बुरे शायर हैं वो नसरी नज़्म कभी बुरे शायर नहीं ये नहीं है कि वो गज़ल लिखना छोड़ कर वो कोई अच्छे शायर बन जाए, ये बात आप समझें। तो अगर नसरी नज़्म में कोई शायर जो है, अगर वो अच्छा शायर है तो वो गज़ल लिखेगा तो भी अच्छी गज़ल ही लिखेगा। मतलब गज़ल लिखना सीखना जो है वो तो हमारी मुट्ठी में पड़ा हुआ है। अगर वो नए लोग जो हैं, जो आप बिल्कुल नौजवान हैं, जिनको उर्स से वाक़ियत नहीं है, हाँ, उनको गज़ल बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। और हो सकता है कि वो नसरी नज़्म शायद अच्छी लिखें, क्योंकि ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने कभी कोई ख्याल को कंटेन नहीं कर पाते, तो वो उसको नज़्म की शक्ल तो दे। जो मीटर में जिन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा, जैसे अदरा अब्बास है, सारा पता नहीं सारा शुक्ला के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकती, शायद पंजाबी में उसने नहीं मीटर नहीं लिया, उसने कभी उसने मीटर को कुछ नहीं लिखा। तो ये दो शायर आपकी मिसालें तो हमारे पास हैं, पता नहीं उनको लिखना आता है कि नहीं आता मीटर में, हम कुछ नहीं कह सकते। अदरा ने भी कभी मीटर में नहीं लिखा है, तो बाकी तो सब शोरा ने लिखा है, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो नहीं लिखते, अब अभी नए लोगों में कोई हों जो मीटर में ना लिखते हों, बिल्कुल तो उनको मैं ज़्यादा नहीं जानती, उनके बारे में नहीं कह सकती मैं। मगर जो अब क्लासिक शोरा बन गए नसरी नज़्म थे, उन्होंने तो सबने नसरी नज़्म के साथ साथ नज़्में या गज़लें लिखी। तो ये तो बहुत शुक्रिया कि जो ये हमारे शोरा यहाँ आए और यंग कह रही हूँ सबको क्योंकि मुझसे यंग है तो मैंने कहा सबको यंग को बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कह दीजिए। यहाँ जो जितनी रस्म होना चाहते हैं उससे अलग जितना मैंने सुना है, जो जाहिर है यहाँ इस तरह की महफिल में पढ़ते वक्त जाहिर है कि कुछ शायर भी जो है वो अपना इंतखाब उस तरह ले आते हैं कि जहाँ, क्योंकि वहाँ बात की जाए कि वहाँ चंद लोग होंगे सुनने वाले, और जाहिर में अपना नाम जो शायरी में बना चुके होंगे वो लोग भी मौजूद होंगे। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि यहाँ वैसे भी बड़े कोई पुख्ता नज़्में नसरी नज़्में पढ़ी गई। और मेरा अपना ख्याल ये है कि नसरी नज़्म दरअसल खुद को खुद लिखवाती है, वो कहीं भी नहीं, क्योंकि पाबंद शायरी करने वालों ने भी नसरी नज़्म लिखी है, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि आप फैसला करके बैठते हैं कि मुझे ये नसरी नज़्म लिखनी है और इस अंदाज में लिखनी है। वो ख्याल ही ऐसा है कि जो ना, अगर काशिफ बैठे हैं अगर वो खुद भी नज़्म निगार हैं लेकिन वहाँ भी वो नहीं जा रही,
पाबंद शायरी में भी वो नहीं जा रही है। अगर आप पाबंद शायर हैं तो भी वो वहाँ नहीं जा रही है, तो खुद को लिखवाती है। उसका एक चीज़ जो उसमें आती है वो है उसका फैलाव। जब आप किसी भी ख्याल को आज़ाद छोड़ते हैं तो इंसान को भी आज़ाद छोड़ते हैं और ख्याल को भी आज़ाद छोड़ते हैं, तो उसकी उड़ान उसमें बड़ा फैलाव आ जाता है। ये भी कहना है, ये भी कहना है। सो असल आजमाइश फिर उस वक्त शायर की शुरू होती है जब वो उस फैलाव को लिख चुकने के बाद दोबारा से समेट कर नस्री नज़्म के फॉर्म में उसको फिट कर सकते हैं। अगर उस फैलाव को उसने इस खुशी में आज़ाद छोड़ दिया है कि सारे अल्फाज मेरे हैं, सारा ख्याल मेरा है और ये जिस तरफ भी जा रहा है मैं सब जाने दूँ, तो उसमें बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। तो हम जो मीटर की बात कर रहे हैं, मीटर ये है कि उसको उस फैलाव को, उस उड़ान को, उस ख्याल को उस समेट कर किसी खास मीटर पर नहीं, लेकिन उससे एक कहाँ उसे ख़त्म होना है, कितने उसके अल्फाज गैर ज़रूरी हैं जिन्हें निकल जाना चाहिए, कितनी लाइनें उसकी ऐसी हैं जिन्हें निकल जाना चाहिए और जिन्हें मौजूद होना चाहिए। ये सारा फैसला उसे शायर को करना। मैं वैसे भी समझती हूँ कि नस्र निगार हो, शायर हो, उसके अंदर अपना खुद एक बड़ा बेदर्द किस्म का नकात ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अगर वो अपने अंदर नकात नहीं है, अपने लिए अपना नकात नहीं है, तो फिर उसे गड़बड़ हो जाती है। नस्री नज़्म के हवाले से ये सिंधी में भी ये अमर पीरज़ादा, इनके वालिद अनवर पीरज़ादा ने पढ़ा सिंधी में। जिन नस्री नज़्मों को सिंधी में, मैं उस हवाले से मज़ीद सिंधी में भी बात हो जानी चाहिए कि जिनकी नज़्मों को पर बात की गई, अचानक जो सामने आई और जिन पर बात की गई, वो अनवर पीरज़ादा की नज़्में थी। इमदाद हुसैनी को इतना तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा, चैलेंज का, जितना अनवर पीरज़ादा को करना पड़ा। लेकिन बहरहाल उनकी उम्र ने उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपना बड़ा गहरा असर छोड़ा और बहुत से बाद में आने वाले शायरों ने इन्होंने नहीं दिया। ये अच्छी बात है, इनका अपना अंदाज़ है, अपना दौर है। और इसी तरह सिंधी में शेख अयाज ने, अब हम इस तरह अगर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि नस्री नज़्म खुद लिखवाती है खुद को, तो हमने देखा कि शेख अयाज बड़े पाबंद शायर थे और शायरी के उन्होंने हर किस्म का तजुर्बा किया है। उन्होंने नस्री नज़्में लिखी हैं। वो नस्री नज़्म कितना बड़ा शायर है पाबंद शायरी का, वो खुद को लिखवाती है। और ये जो नौजवान शायर जिनको हमारा ख्याल है कि वो अच्छी बुरी शायरी जाए, जब हम उसे नस्री नज़्म कहते हैं तो सब लिखना शुरू करते हैं। अच्छी चीज़ें अपनी जगह खुद बनाती हैं और वो बनती चली जाएंगी। हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पाबंद शायरी करने वाला भी नया शायर आता है तो वो भी कमज़ोर शायरी करता है, तो पता चलता है कि वो अपनी बहुत जगह बना लेता है। मैं तनवीर को हमेशा कहा करती हूँ कि हमें इन सेशंस में नौजवानों को बुलाना चाहिए और नस्री नज़्में उनकी सुननी चाहिए, और इस तरह से एक बाज़ौक़ मेच्योर नस्री नज़्में जो हैं, जब उन पर बात होना शुरू हो जाएगी तो वो भी हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी ज़बान की हो, पंजाबी में हो, सिंधी में हो, उर्दू में हो। और ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में मैं चाहूँगा कि अफजान साहब जो है इस गुफ्तगू को समअप भी करें और जो तख्लीक़ात पेश की गई वो कि उनके लिए कुछ मुश्किल होगा, बिल्कुल आखिर में बात कर रहे हैं, सारी तख्लीक़ात एक साथ पेश कर दी गई थी, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। आई होप कि आप कर पाएंगे किसी हद तक। नहीं, थोड़ा मुश्किल ही होगा ये काम। तो अमर पीरज़ादा जो मुझे नज़र आ रहे हैं और इनकी नज़्में पहले भी सुनी और
आज भी उन्होंने सुनाई, और वो ख़ास नज़म जिसकी काशिफ ने भी बहुत तारीफ की, वो मुझे बहुत पसंद है। बेनता खूबसूरत रोमानी नज़्म है। फिर काशिफ रज़ा ने कुछ अपने सफ़रनामे तो सफ़रों से जो मुतासिर होकर बात की, लेकिन ये तो इनका अपना सफ़र है, इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बैठे हुए भी इस तरह की नज़में कह सकते थे। तो मगर कुछ मकामात एक नया मज़ा उसमें आया। वही साहब ने तो एक गोल्डन लड़की वाली टेलीविज़न पढ़ चुका था, बात अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी नज़में जो है मुझे नहीं मालूम उन्होंने इस तरह की कितनी नज़में की हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो काफ़ी इस तरह की नज़में जो नया अंदाज उसमें नजर आ रहा है। सलमान सरहद तो अपनी नज़में पेश करते हैं, उन्हें कुछ फ़लसफ़ा भी होता है जो कहीं कहीं मेरे सर से ऊपर निकल जाता है। बहुत खूबसूरत उनकी नज़में थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी का मौका इस तरह मिला कि मैंने कभी मेरठ साहब की कोई नज़म नहीं पढ़ी थी, तो आज इत्तेफाक हुआ और उनकी दोनों नज़में या तीनों नज़में अच्छी लगी। एंजेला को भी हम सुन चुके हैं, और ये बहुत गुस्से में नज़में कहती हैं, और बिल्कुल एक ऐसा ग्राफिक मिसरा ले आती हैं कि फेफड़ों को पाँव रख के और एहसास लेनी की आ जाती, तो डर जाते हैं सूरत जो ये बयान करती हैं उनको देख के। तो मजमूई तौर पर तो ये बहुत अच्छी नशिस्त रही इन मानों में कि हमने दूसरे को सुना, कुछ लोगों को तो हम जानते हैं कि उनकी ताज़ा तकलीफ से आशना हुई। एक बात मैं कहूँगा जो सलमान सरहद ने नेक नियति से की है, लेकिन मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है, थोड़ा सा नहीं, इंतहाई शदीद इख्तलाफ है, और वो है कि नसरी नज़मों की जो नशिस्त होती है उसको आप मुनाज़मा का नाम देते हैं। तो आप बहुत खुश दिली से नेक नियति से ये समझ रहे हैं कि नसरी नज़म को हम एक मुमताज़ हैसियत दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको आप शायरी के डोमेन से निकाल रहे हैं, जो हमारे कल्चर में और हमारे उर्दू के माहौल में या पाकिस्तान के माहौल में। और अगर हम तारीख में थोड़ा सा पहले जाएँ, 300 साल या 200 साल पहले, जब फ़ारसी का दौर था, तो मुशायरा जब होता था कि दिल्ली में फला जगह मुशायरा होगा, उसका मतलब होता था कि वहाँ फ़ारसी की बातें पढ़ी जाएंगी, और जिस दिन उर्दू का पढ़ना होता था तो उसको जिस तरह अभी मुलाजमा कह के मैं समझता हूँ उसकी तहकीर की जाएगी, उसी तरह से कहते थे कि आज मुराफ्ता, आज शाम को मुराफ्ता फला जगह पर, वो रिफ्ता से मुराफ्ता निकाला गया था। तो इसको मुशायरे ही रहने मुलाजमा न रहे तो बेहतर है। और ये मेरा अपना ख्याल है, और मैं इसमें सलमान साहब तो ज़ाहिर ज़्यादा इसको तो जो नहीं जिस तरह मैं देखता हूँ, ये साजिश तो नहीं कहूँगा मगर ख्वाहिश है। कुछ लोग जो कि अभी भी नस्ल नज़्म से किसी न किसी तरह का एक हुस्न ज़न रखते हैं, तो वो इस तरह की नशिस्तों को मुलाज़मा के नाम देके मुश्किल हो जाते हैं हम जैसे लोग। बहुत शुक्रिया अफजार साहब, आपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया, और जो तहक़ीक़ात आज पेश की गई वो भी उन पर भी अपनी राय आपने दी, और बहुत भरपूर महफिल रही, बहुत कामयाब महफिल रही। और इस नोट पर कि कोई भी तख्लीक हो, शेरी तख्लीक, चाहे गज़ल हो, नज़्म हो, नसरी नज़्म हो, ये एक तख्लीकी सरगर्मी है। इसको हमने
कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए। इस नोट पर हम अपने प्रोग्राम का, इस नशिस्त का इख्तिताम करेंगे। आप तमाम अहबाब की आमद का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।